नमस्ते एस्पिरेंट्स। आज मैं आप लोग के साथ एक मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। ये पेपर रीजनिंग का पेपर है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूशन में दिया था और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, और उन्होंने ये मॉक टेस्ट दिया था। और ये क्वेश्चंस उनका फीडबैक है, ये क्वेश्चंस बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। रीजनिंग के ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं। सो आई थॉट कि ये आप लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है और आपको भी ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज़ ये सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे आप देखोगे, ये क्वेश्चन सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ यहाँ पे बैंकिंग का भी क्वेश्चंस है और एसएससी का भी क्वेश्चंस है। सो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगी, और जो क्वेश्चंस जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक का और एक सेट होगा जिसमें जो मैं आप लोग को प्रैक्टिस करने दूंगी, एंड इसका आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मैं उसका फीडबैक आपको बताऊंगी कि वो करेक्ट आंसर्स है कि नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट पेपर। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एज यू कैन सी इन द स्क्रीन। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ ऑल द सिम्बल्स आर ड्रॉप्ड from the arrangement, then which of the following will be 9 from the left end of the given arrangement? So basically यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि जो सीरीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो उस पूरी सीरीज़ में से अगर सारे सिम्बल्स को ड्रॉप किया जाए, दैट मीन उसके बाद जो सीरीज़ बनेगा वो 9 फ्रॉम द लेफ्ट एंड कौन सा एलिमेंट होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, दे विल राइट लाइक दिस, लाइक A Y 5 D J, फिर इस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। जो लिखने से आपको पूरे सीरीज़ को, एक तो है कि पूरे सीरीज़ को लिखना ही नहीं है, बिकॉज 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड में ही हमें फोकस रहनी है। तो आपको यहाँ कुछ लिखना नहीं है, आप बस क्या करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, जस्ट टेक आउट योर पेन, जस्ट पुट द पेन एज अ कर्सर इन द स्क्रीन कंप्यूटर, बिकॉज आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, और बस आप काउंट करते जाओ and don't count the symbols, just like this, that 1 A है 1, Y 2, then drop dollar because it's a symbol, then 3, then 4, drop star because it's a symbol again, then 5 6 7 8 and drop end, and then just write down 8 क्या होगा, 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राइट। सो आप, मैं यहाँ लिख रही हूँ बिकॉज आई कैन राइट इट हियर, बट आप एग्जाम में लिख नहीं सकते हो। आप बस अपना फिंगर्स या अपना पेन को रखो और बस उसको काउंट करो, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू unnecessary write down the series again. This is completely wastage of time. So इस तरीके से आप बहुत easily और बहुत ही कम टाइम के अंदर एक करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर ओवरऑल आपको क्या मिला है, इफ ऑल द सिम्बल्स आर ड्रॉप्ड देन 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आपका आंसर बनता है 8। ओके 8। सो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर E, that is 8. I hope all of you have understood. आपको सिंबल को ड्रॉप करना है, 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करनी है, and accordingly you will get the answer is 8, option number E. I'll move to the next question now. Next question आपको दिया गया है, how many such symbols? So students just don't keep on just reading the question again and again. आप क्वेश्चन को बार बार मत पढ़ो, आप जब ही पढ़ा कि how many such symbols are there, just write down S, because हमें फोकस किसके ऊपर करना है यहाँ पे, सिम्बल्स के ऊपर। Are there in the given arrangement each of which is immediately followed by a number? जब followed की बात होता है तो राइट हैंड साइड वाले की बात होती है, राइट हैंड साइड एलिमेंट की बात होती है, followed by a number and immediately preceded by a letter, और जब preceded की बात होती है वो लेफ्ट हैंड एलिमेंट की बात होती है। सो यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है L, S and N। तो लेटर, सिंबल एंड नंबर, तो इस सीरीज में आपको LSN देखना है, ठीक है। तो अब तो एक बहुत ईजी होता है LSN ढूंढना, लेकिन आई विल सजेस्ट दैट आप सिम्बल से स्टार्ट करो, बिकॉज देखो सिम्बल्स ना यहाँ बहुत कम है और इट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट टू फाइंड आउट द सिम्बल। तो अगर आप देखोगे ये सिम्बल है, जैसे Y के बाद ये क्या है, एंड है ना, ये डॉलर साइन है, डॉलर है, तो ये एक सिंबल है। तो आप देखोगे ये लेटर है, ये सिंबल है और एक नंबर है। सो वन लीड यू हैव गॉट हियर $5। सो पुट इट tally mark like this, that 1 you have got $5। again search for the next symbol is यहाँ पे पास स्टार है, लेकिन ये लेटर तो है लेकिन ये नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ आप देखोगे तो ये जो है ना सिंबल, देन लेटर, सिंबल एंड देन नंबर। LSN आपको एक और मिला, सो एक और मिला, सो यू राइट डाउन
one more stick here. Then again this is symbol but this is not लेटर, तो ये काम नहीं होगा. अगेन ये सिंबल है, ये लेटर है लेकिन ये नंबर नहीं हुआ तो ये भी नहीं बनेगा. ये सिंबल है, ये लेटर है एंड दिस इज ऑल्सो अ नंबर. सो आपको यहाँ 3 मिल गया ऑलरेडी और एक मिला है वो है 3 आपको मिल चुका. फॉर आगे और कोई भी सिंबल्स नहीं है. सो आपको इन पूरी क्वेश्चंस में ऐसे 3 अरेंजमेंट मिला है जो कि LSN हमें समझाता है. सो इसका आंसर, इसका मतलब बनता है 3. That means how many such symbol? There are 3 such symbol which is preceded by letter and followed by a number. Okay, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is 11 to the right of 16 from the right end of the given arrangement. So आपको पूछा है 11 from the right and 16 from the right end of the given arrangement. तो जब भी आपको right इस तरीके से 2 ends के बारे में बात किया जाए, that means if it is right or if it is left, तो students you just see कि ये सिमिलर साइन है. सो मैथमेटिक्स में जब भी हम लोग माइनस या प्लस को करते हैं सो ऑपरेशन यहाँ पे बनता है प्लस. लेकिन जब आप रीजनिंग की बात करो राइट एंड लेफ्ट इट विल गिव यू द ऑपरेशन ऑफ माइनस. दैट मीन्स आपको करना ये होता है कि जब भी राइट या लेफ्ट हो, जो पोजिशंस आपको दिया जाता है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो. ओके, तो 16 minus 11 is what? 5. 16 minus 11 is 5 और एंड यहाँ पे क्या दिया है? राइट, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट के बारे में कोई बात ही नहीं हुआ सो आपका एंड क्या हो जाएगा? राइट एंड हो जाएगा. सो इसी तरीके से अगर आपको राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट दिया जाए तो स्टूडेंट्स यू विल हैव अ क्वेश्चन कि इसमें क्या करना है. तो राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट देने से आपको करना पड़ेगा प्लस. ओके, सो 11 फ्रॉम द राइट एंड 16 फ्रॉम द राइट अगर आप करेंगे तो जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स, यू विल गेट 5 और एंड कौन सा होगा? एंड होगा राइट. सो 5th फ्रॉम द राइट एंड, तो 5th फ्रॉम द राइट एंड जस्ट काउंट कीजिए. अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस काउंट करनी है. 1 2 3 4 5. सो आंसर बनता है आपका क्या? 7. 5th फ्रॉम द राइट एंड आपको क्या मिलता है? 7. सो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7. Okay, hope so you are understanding. So we will move to the next question, question number 4. So इस question में आपको दिया है what should come in place of the question mark in the following series based on the given arrangement. So एक arrangement आपको दिया गया है $5 D star J VOT like this आपको दिया है. ठीक है, तो ये जो भी सीरीज आपको दिया जाएगा ये बेस्ड ऑन द ऊपर वाले सीरीज के ऊपर होगा. तो $5 ये है ना. तो आप अगर देखोगे $5 जो है ये $5 वाला पार्ट है, ये $5 वाला पार्ट है ना. और फिर D star G वाला पार्ट ये है, फिर VOT वाला पार्ट ये है, फिर N8# ये है. सो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस ऐसे स्टार्ट हुआ है एक, ये इसको एक बनाया गया, ये एक बनाया गया, ये एक बनाया गया, ये एक बनाया गया, तो नेक्स्ट पार्ट तो ये 3 ही आएगा ना, 3 एलिमेंट आएगा है ना, KN@. सो आपका आंसर बन जाता है KN@. क्यों बनता है? बिकॉज ये एक सीरीज बन रहा है. देखो $5 इधर है ना. D star J ये है, फिर है VOT ये है, फिर N8# ये है. सो नेक्स्ट क्या बनेगा? KN@. सो आंसर क्या होता है? KN@. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इसमें दिया है हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ लेटर. सो एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया. तो आपको यहाँ फोकस किसके ऊपर करना है? आपको फोकस करना है हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर. तो आपको पूछा गया है बेसिकली अबाउट द लेटर्स. ओके, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल. सिंबल से फॉलो करना, फॉलोड का पोजीशन हमेशा राइट में होता है स्टूडेंट्स, एंड प्रेसिडेड का पोजीशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से होता है. सो हाउ मेनी सच सिंबल लेटर्स आर देयर विच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, preceded by a letter. सो आपको यहाँ पे चाहिए LLS है ना. तो आपको पूछा गया है इस लेटर के बारे में है ना. तो लेकिन आप फोकस करेंगे इस सिंबल के ऊपर.
बिकॉज ऐसे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि सिंबल को देखेंगे ना तो फिर सीरीज़ को कंप्यूटर से देखने में भी इजी हो जाता है। सो आप सिंबल से स्टार्ट कर दो। ये सिंबल है ना, ये एक लेटर है और ये भी एक लेटर है। सो यहाँ पे तो आपको एक लीड मिल गया, $, तो ये एक लेटर सिंबल, सो 1 lead we have got. Next, this is a symbol, but this is a letter, but 5 is not a letter, so ये तो कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। फिर ये सिंबल है, ये एक लेटर है और ये भी एक लेटर है। सो एक और आपको लीड मिला है, ये है, इसको हम ऐसे मार्क करते हैं। सो नेक्स्ट एक ये भी एक सिंबल है ना, लेकिन इसमें लेटर नहीं आएगा। ये एक सिंबल है और एक लेटर, दैट मीन्स ये भी एक लीड्स आपको मिला, राइट। तो ये एक सिंबल है, अगेन दिस इज लेटर चाहे वावल हो कंसोनेंट, इससे कोई मतलब नहीं है, लेटर होना है। तो और आगे सिंबल नहीं है। सो हाउ मेनी लीड्स वी हैव गॉट 5 लीड्स। सो आई एम अगेन सेइंग, शोइंग यू दैट व्हाट आर द 5 लीड्स हियर। दिस इज वन ऑफ द लीड, $, लेटर सिंबल, एंड देन लेटर सिंबल में ये नहीं आएगा, एंड देन लेटर सिंबल में आएगा, ये एक आएगा, आपको एक मिलेगा, देन लेटर सिंबल में आपको ये एक मिलने वाला है, एंड लेटर सिंबल में आपको ये एक मिलने वाला है ना। सो सॉरी, वी आर गेटिंग 4, यस वी आर गेटिंग 4 लीड्स हियर। सो आंसर आपका क्या बन जाएगा, 4। ओके, 4 सच लेटर्स आर देयर, है ना। तो इसका आंसर आपको मिल जाता है 4, option number D. We'll move to the next question, but before moving to the next question, students, I'd like to tell you that we have discussed here 5 questions from alphanumeric series. ये 5 questions आपके pre point of view से बहुत important बनता है, because alphanumeric series लगभग सारे बैंक examinations के preliminary के compulsory questions बनते हैं। So आप अगर इन questions को practice करेंगे तो I guess कि आपको 100% इससे help होने वाला है। So I'll move to the next questions now. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये एक ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इट इज मेनली, इट कैन बी आस्क्ड इन PO ऑल्सो, इट कैन बी आस्क्ड इन क्लर्क, एंड समटाइम इट कैन बी सीन इन द SSC पेपर ऑल्सो। सो आपको यहाँ बोला है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड फ्रेगनेंस। सो आपको एक वर्ड दिया गया है फ्रेगनेंस, और आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो फ्रेगनेंस, the word is fragrance, each of which is as many letters between them, both in the forward and the backward direction in the word as they have the English alphabetical series. So एक वर्ड दिया फ्रेगनेंस, और इसमें आपको पेयर ऑफ लेटर्स देखना है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने नंबर ऑफ गैपिंग है उतना ही गैपिंग वर्ड में है। सो शायद आपको ये सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है कि ये बोला क्या है, चाहता क्या है क्वेश्चन। सो आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर यू, पोर्ट। ओके, सो मैं एक स्मॉल वर्ड लेती हूँ, पोर्ट। सो आप अगर देखोगे तो से इफ यू सी द अल्फ़ाबेट तो PQRS, है ना। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में P के बाद PQRS होता है, और इस वर्ड में PORT है। सो इफ़ यू कैन चेक नो, R एंड R तो दोनों का जगह तो सेम है, राइट। सो इसको अगर हम इस एंगल से देखें कि P एंड R के बीच इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 1 लेटर इज देयर, है ना। तो इसी तरीके से पोर्ट वर्ड में भी P एंड R के बीच ओनली 1 लेटर इज देयर। सो वही आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर। सो वी हैव गॉट PR एज अ पेयर ऑफ लेटर हियर, 1 pair, each of which has many letters between them as in the English alphabet. तो many letters मतलब यहाँ पे 1 letter, so यहाँ पे भी कितना है, 1 letter. So you're getting 1 pair as PR. Okay, so उस concept के साथ now we are going to solve the word fragrance. ठीक है, I hope you are all getting your understanding. So हम F से start करेंगे। तो F we are not going to write it down because एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम लिखेंगे हर चीज़ों को। अब बस काउंट करो, F G H I J K L M N। सो F से कोई भी लेटर यहाँ पे मैच नहीं होगा। सो हम F से रिमूव करते हैं, हम R से आते हैं, R S T U V W X Y, वो भी नहीं होगा। हम A से आते हैं, A B C D E F G, नहीं होगा। Z से आते हैं, H I J K L, नहीं होगा। N O P Q R, नो। A B C, आप देखो ये A एंड C में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 1 लेटर इज देयर, A
B, C. One letter is there. और इस word में भी one letter, that is N, is there. Right? So you have got one pair here, and that pair is what? AC. So remember, you have got one pair is AC. Now we'll move forward to N. N O P नहीं होगा, C D नहीं होगा. So forward में आपको one pair of letters मिला. अब हम reverse में जाते हैं. ठीक है, रिवर्स में जाते हैं. रिवर्स आप ई से स्टार्ट करो. E F G H I J K L M नहीं होगा. C D E F G. अब देखो C N G में ई मिल सकता है ना, क्योंकि C N G D E F मतलब 3 लेटर होता है C and G के बीच इंग्लिश अल्फ़ाबेट में. कौन सा 3 लेटर? D E F है ना. और इस वर्ड में भी यू आर गेटिंग 3 लेटर्स N A N, ये 3 लेटर. सो आपको और एक पेयर मिला है, लेकिन इस बार आपको रिवर्स में मिला. कोई बात नहीं है, क्वेश्चन हमें ऑलरेडी बोल दिया आप फॉरवर्ड रिवर्स दोनों काउंट कर सकते हो. तो आपको यहाँ मिला है C G. Okay, done with C. Now we move from N. N O P Q R S. So N से नहीं होगा. A से करेंगे. A B C D E F. अब देखिए आपको फिर से एक मिल रहा है A N F. A B C D E F. So A and F के बीच जितने पेयर ऑफ लेटर्स है, कितने पेयर ऑफ लेटर्स है? B C D E है ना, मतलब 4 लेटर्स है. सो यहाँ पे भी A and F के बीच how many letters are there? 4 letters are there. Okay, done. We have got 3 pair. Again आप देखो N से देखो. N O P Q R नहीं होगा. G H I J नहीं होगा. फिर A B C नहीं होगा. R S नहीं होगा. So how many pairs of letters you are actually getting? You are actually getting 3 pairs of such letters. So आपका आंसर इस क्वेश्चन में क्या बनता है? 3. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप जब पहले बार सॉल्व करेंगे तो यू मे थिंक लाइक इतने 1 मार्क के लिए इतना क्वेश्चन टाइम वेस्ट करने से बेटर है वी स्किप. लेकिन एक एक करके ही 1 मार्क्स करके ही तो कट ऑफ बनता है ना. और 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए. सो आपको ये जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चंस को देखते रहोगे, तब ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही स्मूथली बन जाएगा कम टाइम पे. Okay, I hope you have understood. We'll move to the next one now. Next question is, if all the letters of the word diversion are arranged in the alphabetical order from left to right, then all the consonants are replaced with the next letter. Which of the following will be the third letter from the left hand? So आपको एक word दिया है diversion. आपका वर्ड है डाइवर्शन. ठीक है, तो आपको इस वर्ड में डाइवर्शन की इस वर्ड आई एम राइटिंग इट हियर. तो आपको करना क्या है कि डाइवर्शन वर्ड में यू आर आस्क्ड टू अरेंज देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट मीन्स ऑल द लेटर्स, जितने भी लेटर है उसमें आपको लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली. तो सबसे पहले इन सभी लेटर्स में से आपको देखना है सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा. A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, तो D आएगा सबसे पहले, है ना. फिर E आएगा, D चला गया, फिर आएगा E, है ना. तो F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I है. लेकिन I 2 है, सो आपको इसमें दोनों ही I को लिखना है. और यू नीड टू फोकस ना. देखो ऐसे पूरी क्वेश्चंस को मत कीजिए, बिकॉज आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. तो थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज व्हाट? I. थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर क्या है? आई. तो आपको पूरी सीरीज से पूरा लिखना है, ऐसा कुछ नहीं. आप फोकस करो कौन सा पोजीशन बोला है. थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज आई. तो अगर आप आई को देखोगे, आई पे अभी कुछ चेंजेस होगा क्या? क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि दैट ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर. लेकिन यहाँ तो आई इज नॉट ए कॉन्सोनेंट, आई इज अ वावल. तो आई तो आई ही रहेगा, राइट. आप उसको कुछ भी कर लो, आई तो क्या होगा? आई ही होगा, राइट. तो आई जब आई रहने वाला है तो वावल है, कॉन्सेंट नहीं होगा. तो इसका आंसर क्या बनता है? आई. दैट मीन्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या बनता है? आई. होप सो यू हैव अंडरस्टूड. पहले आपको वर्ड को लिखना है, उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करनी है, पहले ही अरेंज करना है. ठीक है, पहले ही अरेंज करनी है और उसके बाद आपको थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड को देखना है. थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या है उसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर. विल मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. नाउ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डिडक्ट. आपको एक वर्ड दिया गया है डिडक्ट.
Deduct is coded as E G G Y H Z, राइट. सो आप इसका पैटर्न समझो. और फिर एक और वर्ड दिया है क्लू, और उसको चेंज किया है DNXY. तो आप देखो इसका पैटर्न क्या है. देखो D से E, इट्स इमीडिएट लेटर. E से G, वन लेटर F इज देयर इन बिटवीन, है ना. D से G, E F, दो लेटर है. मतलब पहले कोई लेटर नहीं था, फिर एक लेटर, फिर दो लेटर. आप होना चाहिए तीन लेटर, है ना. U के बाद V W X हो गया तीन लेटर. सो आराम से हमें समझ में आ गया है कि इसका कोडिंग किस तरीके से हुआ है. पहले तो एक लेटर भी नहीं, ज़ीरो लेटर, फिर वन लेटर इन बिटवीन, बीच में वन लेटर, फिर दो लेटर इन बिटवीन, और फिर तीन लेटर इन बिटवीन. सो आपका वर्ड यहाँ पे होता है डायरेक्ट. वर्ड क्या है? डायरेक्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कोडिंग कैसे किया गया है. कोडिंग करने के लिए जो वर्ड लेटर दिया है उसको पहले तो कोई लेटर नहीं, फिर वन लेटर, फिर टू लेटर, फिर थ्री लेटर. सो आप इसके डी के बाद आप क्या लिखोगे? ई लिखोगे. डी के बाद आप लिखोगे ई. तो चलो आपको ई मिला. सारे ऑप्शंस में ई है स्टूडेंट्स, सो वी कांट कैंसिल फ्रॉम द, वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस. ई के बाद आपको कितना लेटर लेफ्ट करना है? सिंस इसमें और इसमें एक एक लेटर लेफ्ट हुआ था, आपको भी एक लेटर ही लेफ्ट करना है. आई जे को मत लिखिए, यह क्या होगा? के. सिंस के होगा, आप ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर दो एंड ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर दो. ओके. नेक्स्ट, आर के बाद कितने गैप आप रखेंगे? दो रखेंगे. एस टी, ये क्या आएगा? यू. ओके. सो आप ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर दो. ठीक है. आप ई के बाद कितने गैप होंगे? तीन गैप होगा. ई एफ जी एच, तो क्या आएगा? आई, है ना. तो ई के यू आई दोनों ऑप्शंस में है एक्चुअली, सो हम यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे. सी के बाद हम देखेंगे कितने हैं. पहले ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, अब कितने? फोर. सो डी ई एफ जी, क्या आएगा? एच आएगा, है ना. सो ई के यू आई एच, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी. राइट. सो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 8 ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन आपको दिया गया है फ्रॉम ब्लड रिलेशन, और वो भी कोडेड ब्लड रिलेशन. ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन. सो इस क्वेश्चन में आपको क्या आपको करना है एक्चुअली. आप देखिए, तो पहले तो है ये क्वेश्चन में दिया है एक्स डॉलर y @r. तो यहाँ पे एक साइन मिसिंग है स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन फॉर यू. ये कॉपीराइट होगा. ठीक है, यहाँ पे जो है ना, ये टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पे, ये कॉपीराइट होगा. फिर s, देन स्टार, देन t, देन परसेंटेज, देन u, देन हैश, देन एन r. ओके. सो हम इसको बनाएंगे. एकदम इजी है स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो अबाउट ब्लड रिलेशन, जो मैंने पढ़ाया भी है आपको, और आपको पता भी है. बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है तो, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो एक्स डॉलर वाई पे आप फोकस कीजिए पहले. सो आपको फोकस करना है ये डॉलर के साइन पे पहले. ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर के साइन पे क्या लिखा है? इफ़ यू कैन सी, पी डॉलर क्यू मीन्स क्यू इज़ द चाइल्ड ऑफ पी. पी डॉलर क्यू मीन्स क्यू इज़ द चाइल्ड ऑफ पी. इसका मतलब एक्स डॉलर वाई मीन्स वाई इज़ द चाइल्ड ऑफ एक्स. हमें इतना ही समझ में आएगा, राइट. y इज द चाइल्ड ऑफ x. क्यों? क्योंकि p डॉलर q मीन्स q इज द चाइल्ड ऑफ p, तो यहाँ होगा y इज द चाइल्ड ऑफ x. देन y एट द रेट r. y एट द रेट r. सो y एट द रेट का मतलब क्या है अभी? एट द रेट देखिए क्या बनता है, ये एट द रेट है ना. y इज द P is the husband of Q. So इस केस में क्या हो जाएगा? Y is the husband of R. Y is the husband of R. Okay, P is the husband of Q. So इस केस में बन जाएगा Y is the husband of R. Then R copyright S. R copyright S. R copyright S. So R copyright S का मतलब है, copyright दिया है ना, तो copyright आपका बनता है एक्चुअली ये बनेगा. ठीक है, ये होगा कॉपीराइट का सिंबल, ये होगा कॉपीराइट का सिंबल. तो कॉपीराइट
आपको दिया है R कॉपीराइट एस, यहाँ पे दिया है P कॉपीराइट एस। इसका मतलब Q इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P। माँ के स्टूडेंट्स यहाँ पे उल्टा दिया है, Q इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P, ठीक है। तो मेरे इस केस में क्या हो जाएगा, R कॉपीराइट एस मीन्स S इज द डॉटर इन लॉ ऑफ R। दैट मीन्स इनका एक बेटा है और इनकी बहू जो है वो कौन होता है, S। S is the daughter-in-law of R. Hope so you have understood. Then S star T. S star T. Star का मतलब होता है, अब देखोगे तो स्टार का मतलब है P is the wife of Q, है ना। तो यहाँ पे होगा S is the wife of T, तो T इधर आ जाएगा। R and Y का बेटे का नाम है T। T percentage U. T percentage U. T percentage U means T is older than you, because देखिए आप परसेंटेज आप इधर देख सकते हो, परसेंटेज का मतलब है P is older than Q, तो इस केस क्या हो जाएगा, T is older than U। इसमें ब्लड रिलेशन नहीं आता, इसमें कंपैरिजन आता है। U hash R, U hash R, तो U hash R means P is the son of Q, in our case it will be what, U is the son of R। तो U एक करके कोई है तो वो क्या है, R के सन है। सो ये पूरा ब्लड रिलेशन हमने बनाया है यहाँ पे, और इसके एंड पे आपको इतना समझ में आया कि $T$U मतलब यहाँ T is the elder son of R and Y and this is U is the younger son of R and Y। ये पूरा ब्लड रिलेशन ट्री बन गया है। सो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज T रिलेटेड टू X। T जो है वो X का कौन है, T जो है वो X का कौन है। तो आप देख सकते हो T के पापा है Y एंड Y के वन ऑफ द पेरेंट है X। वो ग्रैंड मदर भी हो सकता है, ग्रैंड फादर भी हो सकता है। तो पापा के पापा भी हो सकता है, पापा के मम्मी भी हो सकता है। सो T रिलेटेड टू X क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है, T रिलेटेड टू X क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन। सो इसमें आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रैंड सन ना। इसी के ऊपर बेस्ड करके आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इसी के ऊपर बेस्ड करके है, लेकिन इस बार आपका जो एक्सप्रेशन है वो है L@M&O%N#L, ठीक है। आप देखो इसमें क्या पूछा गया है, आप पहले ना इसको बनाओ, बिकॉज इसको बनाने से भी हमें आंसर मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। L@M आप देखो, L@M मीन्स L इज द हस्बैंड ऑफ M, L इज द हस्बैंड ऑफ M, ठीक है। हमने ये सिंबल के थ्रू समझाया कि L इज द हस्बैंड ऑफ M। M&O means M is the parent of O, because P and Q means P is the parent of Q, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, M is the parent of O, ठीक है। आ गया है ना, पेरेंट मतलब मम्मी है इन दिस केस, ओ बेटा है या बेटी हमें नहीं पता अभी तक। O%N मीन्स O इज ओल्डर देन N, तो O इज ओल्डर देन N, O इज ओल्डर देन N, ठीक है। देन N#L, N इज द सन ऑफ L, N इज द सन ऑफ L, तो देखो N तो यहाँ आएगा, N इज द सन ऑफ L, राइट। तो इन दिस केस क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि O कौन है, O%N दिया ना, तो O%N में ये बोला गया है, परसेंटेज के थ्रू हमें ये समझ में आया कि O इज ओल्डर देन N, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा उसका जेंडर क्या है, लेकिन ये बड़ा है, ये एल्डर है और ये यंगर है ना। आपको दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। इफ़ द एज ऑफ N इज़ 20 ईयर्स, N का एज कितना है, N का एज है 20 ईयर्स एंड द एज ऑफ M इज़ 40 ईयर्स। देखो M माँ का एज है 40 और बेटे का एज है 20, है ना। देन व्हाट इज़ द पॉसिबल एज ऑफ O, पॉसिबल एज ऑफ O, तो एक बात है ना कि 20 से ज़्यादा होना ही है, बिकॉज O इज़ ओल्डर देन N, तो O को 20 से ज़्यादा होना है, लेकिन उसके मम्मी के एज से तो कम ही होना है, दैट मीन्स 40 के एज से तो कम ही होना है। तो फिर आपको आंसर क्या मिलेगा कि कोई एक ऐसा एज जो कि 40 एंड 20 के बीचों बीच हो, है ना। तो 40 एंड 20 के बीच ये नहीं है, एग्जैक्टली 20 ये नहीं होगा, 45 नहीं हो सकता, माँ के एज से कैसे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आपको मिलेगा इधर आंसर क्या, 25, जो कि 20 से ज़्यादा है, 40 से कम है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है 25।
So students, we have done till question number 10 in this video. So हम लोग next वीडियो में इसका continuation करेंगे और मैं आप लोग को ये PDF प्रोवाइड कर रही हूँ. इन द लिंक आपको मिल जाएगा. सो आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप लोग प्लीज़ अटैम्प्ट कीजिए और जो भी आंसर्स आपको मिलता है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. नेक्स्ट अब हम लोग इसको फिर से डिस्कशन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स. तो उसका आंसर्स आप देख लीजिएगा कि जो आंसर्स आपको मिला है और जो आंसर्स मैं यहाँ प्रोवाइड करती हूँ वो मैच होता है कि नहीं. सो अभी तक हमने 2 चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन किया. वन इज़ अल्फा न्यूमेरिक वी हैव डिस्कस्ड. तो इससे आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लीजिएगा. फिर हम लोग यहाँ पे है जैसे क्वेश्चन नंबर 14 to 16 इज़ बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक. प्लीज़ आप PDF में देख लीजिए, वो आपको मिल जाएगा यहाँ. फिर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया है अल्फ़ाबेट टेस्ट से. जो अल्फ़ाबेट टेस्ट में 1 मार्क का क्वेश्चंस कंपलसरी बनता है. और फिर यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 29 देन 30 ये बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट टेस्ट आपको मिल जाएगा. येस, क्वेश्चन नंबर 18 ऑल्सो आपको बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट टेस्ट मिल जाएगा. फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट कोडिंग डिकोडिंग. सो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. जैसे आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 24 to 26 and then क्वेश्चन नंबर 27. सो इन सारे क्वेश्चन स्टिल ट्राई कि आप क्वेश्चन नंबर 30 तक थोड़ा सा देखो और फिर उनको इस जो मैंने बताया आपको एक सैम्पल मैंने करवाया उस सैम्पल से आप इस क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिए. बाकी इसका सारा आंसर्स और देन उसका फर्दर एनालिसिस मैं आपको वेरी सून मैं आप लोग के साथ अपडेट करूँगी. सो उसके साथ मैं आज का वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. थैंक यू.